अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुव्वत और दबाव के दूसरे सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करते हुए आइए हम हुव्वत के अक़साम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के मुतल्लिक़ समझने की कोशिश करेंगे। तो हुव्वत के अक़साम दो हैं। पहला इत्तिसाली हुव्वतें कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा गैर इत्तिसाली हुव्वतें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इत्तिसाली हुव्वत से मुराद वो हुव्वतें हैं जो चीजों या अशिया के इत्तिसाल यानी राबिते की वजह से अमल में आती हैं। मिसाल के तौर पर उज़लाती हुव्वत यानी मस्कुलर फोर्सेस, हुव्वत रगड़ फ्रिक्शनल फोर्सेस। और गैर इत्तिसाली फोर्सेस वो हुव्वतें हैं जो चीजों या अशियाओं के गैर इत्तिसाल यानी बगैर राबिते के अमल में आती हैं, जैसे कि मकनातीसी हुव्वत मैग्नेटिक फोर्स, बरकी सुकूनी हुव्वत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कशिश हुव्वत या कशिश शकल की हुव्वत ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए हम एक के बाद दिगर इन हुव्वतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इत्तिसाली हुव्वतें कॉन्टैक्ट फोर्सेस के इज़लाती हुव्वत यानी मस्कुलर फोर्स से। जैसा कि हम जानते हैं इंसान, जानवर और परिंदों के इज़लात होते हैं, तो ये इज़लात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ काम को सरअंजाम देते हैं। तो यहाँ पे जानवर, इंसान और परिंदों के उज़लाती मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने में मदद करते हैं, इसके लिए हुव्वत दरकार होती है। इसी को उज़लाती हुव्वत कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहली शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वजन चीज उठा रहा है, इसके लिए जो हुव्वत होना है वो उज़लात मुहैया करते हैं। इसी तरह से दूसरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि बैल जो है चारे को ले जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या करेंगे, उज़लाती हुव्वत का इस्तेमाल करते हुए बैलगाड़ी को खींचते हुए ले जाते हैं। अब आइए हुव्वत रगड़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम फ्रिक्शनल फोर्सेस कहते हैं। तो हालत हरकत में चीजों को अगर ऐसे ही छोड़ दे तो वो धीरे धीरे हालत सुकून में आते हैं। इसकी वजह यह है कि उस चीज या शय और सतह के दरमियान रगड़ होती है, जिसकी वजह से वह हालत सुकून में आ जाती हैं। तो पहली शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक कार जो पहले पूरी स्पीड से जा रही थी, तो अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो क्या हो गई, रुक गई। लेकिन आप देख सकते हैं वो फौरन वहीं पे नहीं रुकी, बल्कि वहां पे थोड़ा से हरकत करती है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है। और दूसरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि संदूक को ढकेलने के लिए लड़का जो है बिल्कुल जोर से हुव्वत लगा रहा है, क्योंकि वो जो संदूक है और नीचे जो फर्श है, उनके दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शनल यानी हुव्वत रगड़ होती है, उसकी वजह से जो हुव्वत लगाई जाती है, हुव्वत रगड़ से अगर ज्यादा हुई तो ही वो संदूक क्या करेगा, आगे की तरफ हरकत करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये हुव्वत रगड़ की वजह से हमें ज्यादा हुव्वत लगाना होता है। हम इसकी मिसाल अच्छे से ये भी समझ सकते हैं कि हम जब साइकिल चलाते हुए जाते हैं, अगर रास्ते में रेत है तो उस रेत में क्या होती है, हमारी साइकिल की रफ्तार कम होती है, और वो वजह है हुव्वत रगड़। तो आइए अब हम गैर इत्तिसाली हुव्वतें की मिसालें देखेंगे। तो गैर इत्तिसाली हुव्वतें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले है मकनातीसी हुव्वत मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं मकनातीस के गैर मुशाबा खुदबैन को करीब लाने पर वो कशिश करते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ को करीब लाने पर वो कशिश करते हैं, और मुशाबा खुदबैन एक दूसरे को दफा करते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को दफा करते हैं, जो एक गैर इत्तिसाली हुव्वत की मिसाल है। तो इसी तरह से दूसरी मिसाल हम देख सकते हैं बर्क सुकूनी हुव्वत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी बारशुदा जिस्म के जरिए किसी दूसरे बारशुदा या बगैर बार वाले जिस्म पर लगाई गई हुव्वत बर्क सुकूनी हुव्वत कहलाती है। यानी जब एक चीज को हम लेकर किसी चीज से रगड़ते हैं तो वहां पे बर्क सुकूनी का मुंतकिली होती है, यानी चार्जिस का क्या होता है, मुंतकिली होने की वजह से वो अपोजिट चार्जिस यानी मुखालिफ चार्जिस हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान कशिश होना शुरू होती है। तो पहली शक्ल में आप देख सकते हैं कि कंघी को पहले
शुरुआत में क्या करते हैं, बालों में कंघी करते हैं थोड़ी देर। उसके बाद अगर उस कंघी को हम कागज के टुकड़ों के करीब लाएं तो वो कागज के टुकड़ों को कशिश करते हैं। तो ये गैर इत्तिसाली क़ुव्वत है। तो यहाँ पे होता ही है, जब कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो वो मोर्चे हासिल कर लेती है और कागज में दूसरे मोर्चे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कशिश करते हुए चिपक जाते हैं। दूसरी मिसाल में आप देख सकते हैं कि एक सलाख है जो शीशे की बनी है, उसको एक पेपर के करीब लाया गया है जो एल्यूमिनियम से बना है। तो यहाँ पे होता ही है, सबसे पहले उस शीशे से बनी ग्लास को कपड़े से रगड़ा जाता है ताकि वो मोर्चे हासिल कर सके। तो जब वो मोर्चे हासिल कर लेती है तो जब उसे एल्यूमिनियम फाइल के करीब लाते हैं तो वो सलाख क्या करती है, एल्यूमिनियम फाइल को कशिश करती है, क्योंकि इनके दरमियान जो बरकी सुकूनी क़ुव्वत होती है इसकी वजह से ये कशिश करते हैं। इसी तरह से तीसरी किस्म है कशिश शकल की क़ुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स। चीजें जमीन की तरफ इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये इन्हें अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर पहली शक्ल में आप देख सकते हैं कि न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनके सर पर एक सेब गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से दूसरी मिसाल में आप देख सकते हैं कि एक बॉल और एक परिंदे के पर को दोनों को एक साथ गिराने पर वो मसावी चाल से गिरते हैं। अब ये हमने देखा है कि अक्सर जब भी हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर एक प्लास्टिक का बॉल और एक रबर से बना हुआ बॉल को गिराते हैं तो पहले रबर का बॉल गिरता है, बाद में प्लास्टिक का गिरता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है पर बिल्कुल ही हल्का होता है, जबकि ये जो दूसरा बॉल जो बना है रबर का कहें या धात का कह लें, वो वजन होता है, लेकिन दोनों मसावी चाल से गिरे। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि जब हम बिल्डिंग से कोई चीज गिराते हैं तो हवा की रगड़ की वजह से उसकी चाल में फर्क आ जाता है। अब ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर इस चेंबर में हवा को निकाल दिया गया है, यानी खला है, स्पेस कर दिया गया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी तरह की क़ुव्वत रगड़ न होने की वजह से हल्का पर और वजनी बॉल एक साथ गिरते हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ, चाहे कोई चीज वजनी हो चाहे हल्की हो, इन तमाम चीजों पर कशिश शकल की क़ुव्वत मसावी होती है। इसी तरह से तीसरी मिसाल कह लें या तीसरी शक्ल कह लें, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चांद जो है जमीन के तरफ गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये गर्दिश जो हो रही है सैयारों की, जैसे हमारे निज़ाम शमसी में जो सैयारे हैं सूरज के तरफ गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह से जमीन के तरफ चांद गर्दिश कर रहा है। ये तमाम जो है कशिश शकल की क़ुव्वत की वजह से हैं। तो हमेशा देखने में आया है कि बड़ी चीज के अतराफ छोटी चीज गर्दिश करती हुई नजर आती है, क्योंकि वो कशिश शकल की वजह से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये कशिश शकल की क़ुव्वत है। आइए अब हम दबाव, प्रेशर के मुतल्लक समझने की कोशिश करेंगे। किसी सतह के अकाई रकबे पर उमूदन लगने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने। किसी सतह के अकाई रकबे पर उमूदन लगने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। यानी दबाव जो है दरअसल हकीकत में एक तरह की क़ुव्वत ही है। फर्क सिर्फ इतना है, हम पूरे रकबे को ना लेकर सिर्फ अकाई रकबे का हिसाब लेते हैं। इसीलिए हम उस अकाई रकबे से जब वो क़ुव्वत ताल्लुक होती है तो हम उसे क़ुव्वत ना कहकर दबाव नाम देंगे। तो दबाव का ज़ाबिता इस तरह से होगा, दबाव बराबर क़ुव्वत बटे रकबा जिस पर क़ुव्वत लगाई गई है, यानी एरिया ए। तो P बराबर F बटे A। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 तस्वीर दिखाई गई हैं, जिसमें पहले में एक हथौड़ी जो है मेख यानी कील को ठोक रही है। तो हम देख सकते हैं कील के 2 किनारे होते हैं। एक किनारा जो है बिल्कुल नोकदार होता है, दूसरा जो है चौड़ा हिस्सा होता है। अगर हम हथौड़ी से
चौड़े हिस्से के ऊपर खुवत लगाते हैं तो नोकदार हिस्सा लकड़ी में धंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि दबाव हम जानते हैं। दबाव क्या है? इकाई रकबे पर उम्मूदन लगाई गई खुवत है। तो वहां पे होता है नोकदार जो हिस्सा होता है तो वो बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, तो खुवत ज्यादा लग रही है लेकिन हिस्सा कम होने की वजह से वो आसानी से क्या होते हैं, मेख अंदर की तरफ चली जाती है। अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी चौड़ा हिस्सा लकड़ी की तरफ रखा जाए और नोकदार हिस्से पर हथौड़ी से खुवत लगाएं, तो क्या मेख अंदर जाएगी? हमने देखा है ऐसा होता नहीं। तो इसीलिए दबाव को हम यहाँ पे आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी मिसाल में हम देख सकते हैं कि एक नोकदार चाकू की मदद से ककड़ी को काटा जा रहा है। इसी तरह से हम सब्जी को भी काट सकते हैं, जिसकी वजह से होता यह कि लगने वाला दबाव जो रकबे के लिहाज से होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी के साथ तरकारी, ककड़ी वगैरह काटी जा सकती है। अगर चाकू नोकदार न होके उसका हिस्सा चौड़ा कर दे तो क्या आसानी से हम तरकारी काट सकते हैं? थोड़ी देर के लिए सोचें। तीसरी शक्ल में देख सकते हैं कि एक कली, जिसे हम कूली कहते हैं, तो यहाँ पे सामान अपने सर पे लादा हुआ है, लेकिन उसके सर और सामान के बीच में हमें एक कपड़ा लपटा हुआ नजर आ रहा है, जिसका रकबा जो है ज्यादा है बनिस्बत उसके सर से। ऐसा क्यों? तो सोचने पर हमें पता चलता है कि दबाव का जो ज़ाबिता है, खुवत बटे रकबा जिस पर खुवत लगाई गई है, इससे हमें पता चलता है कि जो सामान लादा हुआ है उसका वजन, जो दबाव होता है, खुवत आयद होती है, उसका असर उसके सर पर न हो, बल्कि वो खुवत बढ़ जाए, वो दबाव हिस्सों में तकसीम हो, यानी ज्यादा रकबे पर आयद हो। इसलिए वो कपड़ा लपट कर दबाव के असर को कम करता है। आइए दबाव के और मिसालें हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हम दबाव को मुख्तलिफ मादे के अक़साम के तौर पर भी बांट सकते हैं, जैसे कि रखीक और गैसों के जरिए डाला गया दबाव, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम रखीक के दबाव कैसे होते हैं या रखीक के जरिए डाला गया दबाव को समझेंगे। तो पहली मिसाल में देख सकते हैं कि एक बोतल में पानी लिया गया है और उसमें मुख्तलिफ मकामात पर सुराख कर दिए गए। जो सुराख ऊपर है तो वहां से पानी की मकदार कम नजर आ रही है, दूसरे सुराख में पानी की मकदार ज्यादा बाहर आती हुई नजर आ रही है, तीसरे में और भी ज्यादा पानी बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, यानी फोर्स के साथ, ताकत के साथ दूर गिर रहा है। फिर चौथे सुराख में पानी और भी ज्यादा दबाव के साथ आ रहा है और पांचवें सुराख में और भी पानी दबाव के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रखीक का दबाव है, ये जैसा जैसा पानी का दबाव बढ़ेगा यह हमें साफ तौर पर नजर आता है। तो इसे हम समझने के लिए ये कह सकते हैं, किसी समंदर में अगर हम ऊपर हैं तो पानी का दबाव कम होगा, जैसे जैसे हम गहराई में चले जाएंगे पानी का दबाव ज्यादा होता जाएगा। इसीलिए गोताखोर ज्यादा पानी के दबाव में अगर आ जाएं तो उनके खून में नाइट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए पानी के अंदर जाना खतरनाक है। तो दूसरी मिसाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी का दबाव इतना ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे लगी हुई मिट्टी, धूल मिट्टी बिल्कुल दूर हट रही है, यानी बिल्कुल साफ होते जा रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि इसी दबाव के तहत पानी का दबाव का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को धोया जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती हैं। अगर हम इस दबाव में यानी इकाई रकबे के दबाव में इजाफा कर दें तो हम इससे बड़े बड़े काम भी ले जा सकते हैं। जैसा कि तीसरी शक्ल में आप देख सकते हैं कि पानी की मदद से
اس سے دباؤ اتنا بڑھاتے ہوئے یہاں پہ سوراخیں کی جا رہی ہیں، یعنی ڈرلنگ کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ رقیق سے پیدا ہونے والا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اکائی رقبے کا حساب کرتے ہوئے اس سے کئی کام لے سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے گیسوں کے ذریعے پیدا ہونے والا دباؤ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو پہلی مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص غبارے میں ہوا بھر کر اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ہوا جو ہے غبارے کے منہ سے باہر آتی ہے اور وہ دوسری جانب حرکت کرتا ہے۔ اسے آپ نیوٹن کا تیسرا کلیے کے طور پر بھی پڑھتے رہتے ہیں اکثر۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گیسیں جو ہے غبارے کے منہ سے باہر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے غبارہ حرکت کر پا رہا ہے۔ تو یہ دباؤ ہے جو اندرونی طور پر گیسیں غبارے کی سطح پر ڈالتی ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ حرکت کر پاتا ہے۔ دوسری مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ٹائر کو یہاں پر ایکسل میں فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ ٹائر میں سب سے پہلے وہاں پہ ہوا بھرنے کی جگہ پائپ رکھ کر وہاں پہ ایک لکوڈ یا ایک پاؤڈر ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اس لکوڈ کو آگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود ہوا کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے۔ پھیلاؤ کی وجہ سے ہوا جو ہے دباؤ بڑھا دیتی ہے اور اس سے ہوتا یہ کہ ٹائر پھول جاتا ہے اور اس کے ایکسل میں وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھر رہا ہے، تو یہ ہوا سائیکل کے ٹائر میں چلی جا رہی ہے اور اندر وہاں پہ دباؤ برقرار رہتا ہے، جس کی وجہ سے سائیکل آرام سے چلائی جا سکتی ہے۔ اگر ہوا کا دباؤ کم ہوتا گیا تو ٹائر جو ہے چپک جاتا ہے اور وہ سائیکل آگے کی طرف حرکت نہیں کر پاتی۔ اتنا ہی نہیں، اور جو لڑکا جو ہوا بھر رہا ہے اگر اس نے حد پار کر دی، ہوا کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو وہ ٹیوب پھٹ سکتا ہے، یعنی ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ ٹیوب کو پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے، جو ہمیں بلاسٹ کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو رقیق اور گیسوں کے ذریعے ڈالا جانے والا دباؤ کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف جو ماحول میں دباؤ پیدا ہوتا ہے ہوا کے ذریعے، جسے ہم فضائی دباؤ کہتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو فضائی دباؤ ایٹماسفیرک پریشر، ہمارے اطراف ہوا کا غلاف کرۂ باد ایٹماسفیئر کہلاتا ہے۔ اس ہوا کے ذریعے لگنے والے دباؤ کو فضائی دباؤ ایٹماسفیرک پریشر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اطراف جو کرۂ ہوائی ہے وہ مساوینہ طور پر دباؤ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اطراف جتنا بھی کرۂ ہوائی ہے اس کا دباؤ مساوی ہے، یکساں ہے۔ اور اسی طرح سے اسے فضائی دباؤ کو اگر سمجھنا ہے تو ہم یہاں پہ دوسری مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہاٹ ایئر بلون یعنی گرم غبارہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا گرم ہوا کا غبارہ جو ہے جس میں بیٹھ کر اکثر لوگ سفر کرتے ہیں، اس کی اونچائی کا ایک رینج ہوتا ہے، حد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اس غبارے میں نیچے کی طرف آگ لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لگاتار غبارے کے اندر کی ہوا کو گرم کیا جاتا ہے، جو باہری ہوا کے دباؤ کے برابر مساوینہ طور پر وہ دباؤ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ غبارہ آسانی سے حرکت کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کر اس کی حد پار ہو جائے، یعنی اس کی اونچائی بڑھ جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ اوپر سے ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا، اندر کی گرم ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غبارہ پھٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے فضائی دباؤ جو ہے یہاں پہ برقرار رکھنا زیادہ ہوتا ہے۔
ایسا ہی فضائی دباؤ جو ہوا کے طور پر ہوا کے ذریعے یہاں پہ برقرار ہوتا ہے ایسا زمین پر، اس کی تیسری مثال یعنی تیسری شکل میں ہم دے سکتے ہیں کہ سطح زمین سے لگی ہوئی ہوا سطح زمین کی حرارت کو جذب کر کر گرم ہوتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے، اور اوپر موجود ہوا جو ٹھنڈی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ تو یہ لگاتار یہ ہوا کیا کرتی ہے، گردش میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زمین کی حرارت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ فضائی دباؤ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس فضائی دباؤ کو برقرار رکھنے میں ہم مدد کریں، ورنہ یہ فضائی دباؤ میں اگر فرق آ جائے تو ہمارے لیے مشکل پیش آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں قوت اور دباؤ یہ چیپٹر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجھے بغور سماعت کرنے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔